हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, हम जो 12th की बायोलॉजी का सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है उसका आज हम आपको अगला पार्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपने इसके पहले वाले चैप्टर टॉपिक में कल हमने आपको लघु युग्मक जनन पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा, तभी आप इस वीडियो को आगे देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहली चीज, आपके जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक एकदम है, जान लीजिए अभी आज। इसके आगे एडवांस इंटरमीडिएट कल आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, लेकिन इस चीज को अगर आप पढ़े रहेंगे सही तरीके से तभी आपको आगे की बातें एकदम विधिवत समझ में आएंगी। अभी तक हमने पुंकेसर, लघु बीजाणु क्या होता है, पुंकेसर का परागकण का कैसे अंकुरण होता है, लघु युग्मक जनन क्या होता है, सब पूरा हमने पढ़ रखा है। लघु बीजाणु धानी वगैरह क्या होती है, सब। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे मुख्य रूप से स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर या जायांग, या इसी को मादा जनन अंग कहा किया करते हैं। स्त्री केसर, जायांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पौधों में मैंने बताया था, पुष्प में जो सेक्सुअल पार्ट होता है दो होता है। पुष्प के तो ऐसे चार भाग होते हैं, दल होता है, वाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो वाह्य दल तो देखिए नीचे एकदम आधारी भाग होता है, हरे रंग का भाग होता है, और इसके ऊपर जो रंगीन ये कलर वाला पार्ट दिखाई दिया करता है ये आपका क्या हुआ करता है, दल होता है। और यहीं से एकदम बगल से ही क्या ऐसे निकले रहा किया करते थे पुंकेसर, जिसको आप पढ़ चुके हो। और अब पुंकेसर के बाद जो बचा हुआ अगर कोई स्ट्रक्चर है तो ये पूरा जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर आपका जायांग का ही है। ये जो डायग्राम आपने बनाया हुआ है ये है स्त्री केसर या जायांग की क्या है, संरचना है। स्त्री केसर या जायांग की क्या है, आपके सामने ये संरचना बताई जा रही है। तो सबसे पहली चीज, स्त्री केसर या जायांग की संरचना के बारे में अगर हमको जानना है तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि स्त्री केसर ये जो होता है इसके पार्ट कितने होते हैं। थोड़ा सा तो आपको मालूम होगा, स्त्री केसर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच वाला भाग वर्तिका कहलाता है, और जो सबसे निचला भाग आधारी भाग होता है उसे हम अंडाशय कहा किया करते हैं। और उसी अंडाशय के ही अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या पालियों के रूप में क्या होता है, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी स्थित होती है। तो चार पार्ट सही तरीके से तो वो तीन ही होते हैं। तो आइए यहां ध्यान दीजिए, स्त्री केसर का निर्माण बीजांड, गुरु बीजाणु धानी। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी एक ही चीज है। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये अभी इसी को ही आगे चल करके हम बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का, इसके बाद बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का स्ट्रक्चर है। तो स्त्री केसर का निर्माण बीजांड या गुरु बीजाणु धानी से होता है। फिर उसी को कहा गया जायांग। जायांग का निर्माण वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं बीजांड या फिर बीजांड कोष, ये बात ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब इसके जो मेन पार्ट है इसको ब्लैक पेन से करेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड और बीजांड कोष से होता है। ये इतना टॉपिक पहले कंफर्म करें। ये है आपकी वर्तिकाग्र, ये है आपकी वर्तिका, और ये है आपका अंडाशय, और ये पूरा स्ट्रक्चर है बीजांड का, और इसी के ही अंदर है आपका बीजांड कोष। कंफर्म हुआ? ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय, और ये आपका क्या है, बीजांड है। बीजांड कोष इसी में होता है। तो इतनी चीजों से मिल करके क्या हुआ करता है, स्त्री केसर का निर्माण होता है। कॉमनली बच्चे ही पढ़ लेते हैं कि स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। तो हम आपको बता रहे हैं कि अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड से ही मिलता है आपका क्या, बीजांड कोष। इतने चीजों से मिल करके क्या हुआ करता है, एक स्त्री केसर या जायांग या मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसका क्या हुआ करता है, निर्माण हुआ करता है। तो ये बात ध्यान दीजिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तिकाग्र के बारे में। वर्तिकाग्र जो हुआ करती है, आप देखिए यही है जो आप देख रहे हो, ये आपकी वर्तिकाग्र ही है। ये पूरा स्त्री केसर का आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये वर्तिकाग्र जो हुआ करती है ये जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है। भाई निचला भाग ये है, ऊपरी पार्ट ये है। तो जायांग का ये क्या हुआ करता है, सबसे ऊपरी भाग हुआ करता है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि पुष्प में सुगंध किसके कारण होती है, तो पुष्प में सुगंध मकरंद ग्रंथियों के कारण हुआ करती है, नेक्टर ग्लैंड बोलते हैं, और वो नेक्टर ग्लैंड यहीं पे पाई जाती है, और जिसकी तलाश में क्या हुआ करते हैं, कीट जो हुआ करते हैं उसी मकरंद को जो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और जिसके कारण वो कीट क्या होते हैं, मकरंद तक पहुंचना चाहते हैं, और उसी के ही कारण क्या हुआ करता है, पौधों में परागण की क्रिया होती है। तो यह सबसे ऊपरी जो हुआ करता है मकरंद ग्रंथियों युक्त भाग होता है, और यहीं पे क्या हुआ करता है, श्लेष्मिक पदार्थ का श्रावण होता रहता है, लसलसा पदार्थ निकलता रहता है, जिसके कारण जैसे भी कोई परागकण इस पे आते हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसी क्रिया को आप लोग परागण कहते हो। तो इसीलिए तरीके से ये परागण की क्रिया में भी क्या किया करती है, सहायता किया करती है। कौन, वर्तिका, एकदम कंफर्म। यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी जो हुआ करता है भाग होता है, जहां पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, और मकरंद ग्रंथियां के साथ साथ क्या होता है, इसमें श्लेष्मिक पदार्थ भी रहता है, जिससे परागकण यहाँ पे आके आसानी से चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया क्या हुआ करती है, संपन्न होती है। और मकरंद ग्रंथियों के कारण ही पुष्प में क्या हुआ करती है, सुगंध होती है। आप गुलाब कभी देखे होंगे, गुलाब जब सूंघते हैं तो आप अपनी नाक को अंदर तक एकदम ले जाते हैं फूल के, क्यों, क्योंकि वहां जहां उसकी वर्तिकाग्र होती है वहीं स्मेल आपको देखने को मिलती है, सूंघने को मिलती है। तो यहाँ देखिए वर्तिकाग्र के बारे में, स्टिग्मा इसको इंग्लिश में कहते हैं, यह सबसे ऊपरी सिरे पर स्थित, एकदम सीधी सी बात है यार, अपेक्स पार्ट ऑफ, यहाँ पर स्थित क्या होती है, ये मकरंद ग्रंथ युक्त भाग होता है। यह सबसे ऊपरी सिरे पर स्थित मकरंद ग्रंथ युक्त भाग होता है, जिस पर श्लेष्मिक पदार्थ, एक म्यूसिलेज सब्सटेंस क्या हुआ करता रहता है, उपस्थित रहता है, जो परागण, अभी इसके आगे पढ़ाएंगे, पॉलिनेशन की क्रिया में क्या हुआ करती है, सहायक होती है। पहली चीज कंफर्म हुआ। अब दूसरी चीज मैं बताया जा रहा है इसमें, वर्तिका। आप देखिए ये आपके परागकण है, यहाँ पे आते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, उस श्लेष्मिक पदार्थ का अवशोषण करते हैं, और फिर एक ट्यूब निकलती है, उसको पराग नलिका कहते हैं, ये कल मैंने बताया था। और ये पराग नलिका क्या होती है, यहाँ से भेजती हुई आगे पहुंची है, उसकी बात अभी नहीं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ करता है, मैंने बताया वर्तिका। वर्तिकाग्र के नीचे स्थित सकरा, जैसे देखो यहाँ पर चौड़ा था, फिर यहाँ के दब गया, कंट्रैक्ट पार्ट जिसको कहते हो, तो ये सकरा जो हुआ करता है भाग, ये क्या कहलाता है आपका, वर्तिका कहलाती है। और यही जो वर्तिका हुआ करती है ये खोखली हुआ करती है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्तिकाग्र के नीचे और अंडाशय के ऊपर स्थित जो ये कॉन्ट्रैक्टिव कहने का मतलब जो ये सकरा भाग हुआ करता है, इसी को हम लोग वर्तिका या स्टाइल किया करते हैं, और ये खोखली होती है, ये भी आप ध्यान दीजिए। बस इतना ही केवल, और ये इसका केवल इतना ना होगा, जैसे परागकण से यहाँ पर पराग नलिका ये निकलेगी तो ये वर्तिकाग्र पे तो रहेगा ही, मान लीजिए यहाँ से वर्तिका को ये भेजती हुई कहाँ पहुंच जाती है, अंडाशय में। और अब तीसरा जो सबसे, इसको देखिए, वर्तिकाग्र के नीचे स्थित सकरा एवं खोखला भाग क्या कहलाती है, वर्तिका या स्टाइल कहलाती है। और अब तीसरा पार्ट जो होता है अंडाशय, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब क्या होता है, जायंग। ये गाइनोसियम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग हुआ करता है, तो इसकी बात ध्यान दीजिए। इधर देखिए, यह स्त्री केसर का सबसे आधारी भाग होता है, जो एकदम ये आप लोग देख रहे हो, ये फूला हुआ पूरा ये पार्ट दिख रहा है, यही पूरा भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के जो चारों तरफ पाई जाने वाली यहाँ पे एक वाल होती है, उसी वाल को अंडाशय भित्ति कहा करते हैं। और बीजांड के एकदम वह ऊपरी भाग जहां से पराग नलिका इसमें से प्रवेश करती है बीजांड में, उसके एकदम ऊपर सीधे भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, निभाग कहते हैं। ये बीजांड है, और यहाँ से ये जब परागकण का अंकुरण होता है तो ये पराग नलिका से चलती है। और मालूम है आपको पराग नलिका में दो केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक होता है, एक आपका गैमेट न्यूक्लियस होता है। जो कायिक केंद्रक होता था वो इस पराग नलिका का निर्माण करता था, और वो क्या किया करता था, इसको न्यूट्रिशन देता था, और आगे चल करके जो कायिक केंद्रक होता है वो नष्ट हो जाता है। और यही जो आपका जनन केंद्रक था, नर जनन केंद्रक था, वही गैमेट न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मैंने डिवाइड बताया था कल, प्राथमिक और द्वितीयक न्यूक्लियस में वो डिवाइड हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए दो न्यूक्लियस है, इसी को कहा गया नर युग्मक, और यहाँ पे मादा युग्मक है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिल जाएंगे
तो अब हम एकदम प्लेटफॉर्म पे तैयार हैं। वो पोजीशन क्या कहलाती है? निषेचन कहलाया किया करता है। तो ये नर युग्मक के केंद्रक है, इसको ध्यान दीजिए। और ये एकदम देखिए बीजांड के ऊपर क्या होती है? ये प्रतिमुख सहायक कोशिकाएं हुआ करती हैं। सब चीजों की चर्चा हम आगे बीजांड वाले टॉपिक में करेंगे। अभी तो हम पढ़ क्या रहे हैं? गायनोसियम पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद इसके पास यहाँ पे क्या हुआ करता है? ध्रुवीय केंद्रक होता है। और बाकी तो आप जानते ही हो कि पुष्प का वह सबसे आधारी भाग जहां पर फूल स्थित होता है उसको पुष्पासन कहा किया करते हैं। और पुष्पासन के बाद पुष्प की जो पहली लाइन होती है वो हरे रंग की होती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाह्य दल कहते हैं, जो दल को एक स्थान पे कलेक्ट रखता है। और दल के बाद जो दूसरी भ्रमर होती है, दूसरी जो लाइन हुआ करती है उसको हम लोग दल कहते हैं। वाह्य दल के बाद जो दूसरी लाइन होती है रंगीन होती है, कलर होती है, अट्रैक्टिव होती है, उसी को दल कहते हैं। जिसके कारण जंतु और कहने का मतलब कीड़े क्या होते हैं? फूल की तरफ आकर्षित हुआ करते हैं। तो ये इतना पार्ट आपका किसके बारे में हुआ करता है? और फिर इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी पालियां होती हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड। और बीजांड को ही हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। और कल हम आपको बीजांड का टॉपिक क्या करेंगे? पढ़ाएंगे बीजांड की संरचना। वो आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप तो हमने एक टॉपिक बताया और ये डायग्राम निषेचन की क्रिया में भी बनता है कि कैसे निषेचन की क्रिया होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे अंडाशय यह जायांग का सबसे निचला जो बताया हूं वही लिखा गया है। निचला फूला हुआ क्या होता है? भाग होता है। ये भी आप ध्यान दीजिए। अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी क्या हुआ करती हैं? गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं और जिसे हम लोग क्या कहा करते हैं? बीजांड या ओव्यूल्स कहते हैं। और इसी बीजांड का ही एक नाम क्या है? गुरु बीजाणु धानी है। क्या है इसका नाम? गुरु बीजाणु धानी है। तो ये टोटल आपका 3 पार्ट था। इसमें एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक क्या था? अंडाशय। अंडाशय सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पूछे बीजांड क्या है तो आप बताओगे अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। और अब इसी बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का ही कल आपको क्या किया जाएगा? स्ट्रक्चर अकेले बताया जाएगा उसका। और जब जानते हो यहाँ से परागकण अंकुरण होगा, इसका अंकुरण होने के बाद जैसे जैसे आएंगे वैसे इसका अंकुरण होगा। तो ये ट्यूब निकलती है और ये ट्यूब आकर के भाई इस ट्यूब का सीधा सा काम है कि गैमीट न्यूक्लियस को यहाँ तक पहुँचाए। और ये गैमीट जो में आपका मेल गैमीट होता है उस न्यूक्लियस को यहाँ पे लाता है और यहाँ पे फिर इसकी आगे का स्ट्रक्चर तो आपको बहुत डिटेल समझ में आएगा। ये मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट, दोनों मिलते हैं तो पहली बार जब निषेचन होता है संलयन होता है, फिर त्रिक संलयन होता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा करते हैं। आगे की प्रक्रियाएं हैं उसे आप अच्छी तरीके से आगे देखेंगे। तो आई होप अगर ये पूरा हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बच्चों, अपने साथियों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।